Hello students, it's chemistry time learning platform. Hi, I'm Monica and today we will discuss a topic that is your Fajans rule. देखिए स्टूडेंट्स हमने पहले प्रीवियस वीडियोस में स्टडी कर लिया था कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, वो किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। एप्लीकेशंस हमने स्टडी कर ली थी आयनिक कंपाउंड्स की, तो अब हम पढ़ेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में। देखिए स्टूडेंट, जो भी हम आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, हाँ कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो परफेक्टली आयनिक होते हैं, बट आयनिक कंपाउंड्स भी प्योरली आयनिक नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर की जरूर होती है। केमिकल बॉन्डिंग का ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। आपके आईआईटी हो, नीट हो, गेट हो, नेट हो, तो इनमें भी क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास बेसिकली क्या है कि जो आप कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हो, आयनिक कंपाउंड्स जब हम पढ़ते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि हमने आयनिक कंपाउंड्स को कवर कर लिया था अपने प्रीवियस वीडियोस में, तो जिसने नहीं देखा वो पहले मेरी प्रीवियस वीडियोस देखना आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, वहां से आपको थोड़ी क्लियरिटी बने कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। उसके बाद हम स्टडी करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स को। देखिए स्टूडेंट, जब आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, प्योरली आयनिक हमारे पास कुछ कंपाउंड जरूर होते हैं, बट मैक्सिमम ऐसे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर आपका जरूर पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम डेफिनेशन दे दें, वैसे तो एक ये, क्योंकि कुछ बुक्स में क्या होता है ना आपका, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की बात होती है, क्योंकि देखिए हमारे पास क्या होता है, कैटायन होता है, एक एनायन। जैसे मैं बात करूं, मेरे पास क्या है, एक कैटायन है और एक मेरे पास एनायन है, ठीक है। इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगी होगी, वो कौन सी होगी, क्योंकि देखो एक कैटायन और एक एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है, डेट इज योर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर आप बोल सकते हो कुलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आपके पास होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होती है, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर होती है, ठीक है। तो जब हम कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करेंगे तो वहां पर क्या होता है, जैसे हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड बन जाता है तो उसके अंदर ही कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लग जाती है, डिस्टोर्शन क्रिएट होने लग जाती है, जिसे हम फैजान रूल से समझेंगे, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कोवलेंट कैरेक्टर। फाइन। अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, या फिर आप कोलम्बिक बोलते हो, क्योंकि एक आयनिक बॉन्ड बनने जा रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में। हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं कोवलेंट कैरेक्टर को समझने के लिए। देखो यहाँ पर क्या होता है ना, हमारे पास ये तो हमारे पास एक बन गया एक्चुअली एक डेफिनेशन दी जाती है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है, जिसको हम चाय से रिप्रेजेंट करते हैं, आई थिंक आपने पढ़ा हुआ है, ये जो साइन है डिनोट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, ठीक है। तो जब डेल्टा मींस इन डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2.1 आ जाता है, अप्रोक्सीमेटली कितना, 2.1, तो हम क्या बोलते हैं, वहां पर 50% आयनिक कैरेक्टर है, 50% कोवलेंट कैरेक्टर है। अगर ये डिफरेंस जो है, अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 2.1 से ज्यादा आता है तो हम बोलते हैं वहां पर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है एज कम्पेयर टू कोवलेंट। लेकिन अगर 2.1 से कम आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, वहां पर कोवलेंट कैरेक्टर प्रीडोमिनेट होता है एज कम्पेयर टू आयनिक कैरेक्टर। कुछ बुक्स में आपका ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कुछ बुक्स में आपका मिलेगा 1.9 के अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि देखो 11th और 12th में बेसिकली प्रदीप बुक में कई बार लिखा होता है 1.9, तो वो भी आप लिख सकते हो अगर आपकी बुक में अगर मेंशन किया हुआ है, ठीक है, वो गलत नहीं माना जाएगा। बट जो आपके पास हम निकालते हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर से, हम जब भी निकालते हैं वैल्यू, तो वहां पर अप्रोक्सीमेटली 2.1 ही स्टैंडर्ड मानी जाती है, ठीक है। तो जहां पर 2.1 होगा ना, उसका मतलब क्या, वो डिनोट करता है कि 50% मेरे पास आयनिक कैरेक्टर है और 50% ही मेरे पास कोवलेंट है उसके अंदर, ठीक है। और मैंने क्या कहा, अगर 2.1 से ज्यादा डिफरेंस आ जाए, मतलब उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कैटायन और एनायन के ज्यादा डिफरेंस आ गया, इसका मतलब वहां पर आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अगर डिफरेंस कम होगा तो कोवलेंट की, मतलब वहां शेयरिंग की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर हमने इतना स्टडी कर लिया। अब देखो जो ये फैजान रूल है, इसको बहुत सारे नामों से इंडिकेट किया जाता है, तो कौन कौन से नाम हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो जो ये आपके फैजान रूल है जो आपके पास, उसी को हम क्या बोलते हैं,
क्या क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, पोलराइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट दूसरे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं इसको, पोलराइजेशन। नेक्स्ट बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाय कैटायन, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। हम सारा डिटेल में स्टडी करेंगे कैसे होता है ये, बाय कैटायन। नेक्स्ट होता है आपके पास एक, इसको स्यूडो ओवरलैपिंग भी कहा जाता है, स्यूडो ओवरलैपिंग। और आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि हमने फैजान रूल किस लिए आया है, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर को देखने के लिए, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स हम बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जांपल सब करेंगे जिसके भी यहाँ पे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियरिटी बने, ठीक है। तो ये बहुत सारे नाम हैं, जहां पर भी आपको नेम शो होंगे इसका मतलब वहां पर फैजान रूल ही लग रहा है। फैजान ने क्या क्या रूल्स दिए थे वो हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे आपका कोवलेंट कैरेक्टर आप निकालते हो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर फर्स्ट आप पढ़ते हो, पहले बात तो आपकी जो ये पोलराइजेशन प्रोसेस है इसका मीनिंग क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप लिखोगे कि फैजान रूल क्यों आया था, टू कंपेयर द कोवलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। कंपेयर करने के लिए कोवलेंट कैरेक्टर को आयनिक कंपाउंड्स में हम पढ़ते हैं फैजान रूल को, ठीक है। ये देखो फैजान रूल के बारे में तुमने पढ़ लिया। अब पोलराइजेशन प्रोसेस क्या होती है, कई बार डेफिनेशन पूछ लिया जाता है। पोलराइजेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, पोलराइज हो जाना, ठीक है। बस सिंपल अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक ही दिशा में लहरों को जनरेट कर देना, मतलब एक ही डायरेक्शन में लहरों को जगाना, जो आप सिंपल आप हिंदी में बोलते हो। बट यहाँ इसका मीनिंग कैसे समझेंगे वो देखो। इन केमिस्ट्री आप कैसे बोलते हो, पोलराइजेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हमारे पास हमें पता है कैटायन क्या होता है, स्मॉल होता है साइज में, एनायन क्या होता है, लार्जर होता है साइज में, ठीक है। देखो यहाँ पर दिस इज योर कैटायन, दिस इज योर ए पॉजिटिव एंड दिस इज योर एनायन बी नेगेटिव, ठीक है। अब मुझे एक बात पता है, दिस इज योर, हियर इज न्यूक्लियस, और ये आपके आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उस तरीके से, ठीक है। दिस इज योर इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे पता है कैटायन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। क्यों होता है छोटा, क्योंकि देखो वहां से क्या होता है ना, आपका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है, ए पॉजिटिव, A2 पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है चार्ज पर। अब जितना ज्यादा चार्ज पॉजिटिव आएगा तो उतना ही वो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड बहुत अच्छे से कर पाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो तो कम हो गए हैं, लेकिन जो आपके पास प्रोटॉन्स हैं यानी Z, आपके पास Z नंबर यानी प्रोटॉन्स हैं वो तो नहीं रहेंगे आपके, है ना। जैसे मैं लिथियम पॉजिटिव की बात करूं तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो थे लिथियम के वो 3 थे, लेकिन अब कितने हो गए, लिथियम पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन जो आपके पास उसका एटॉमिक नंबर है डेट इज Z, यानी न्यूक्लियस पर जो चार्ज है वो कितना रहेगा, 3 ही रहेगा। यानी इलेक्ट्रॉन्स तो आपके कम हो गए लेकिन प्रोटॉन्स का नंबर उतना ही है, जिससे वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को अपने टुवर्ड्स, ठीक है। तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ जितना छोटा कैटायन होगा, ठीक है, यानी शेल का नंबर भी घट सकता है, इलेक्ट्रॉन्स भी घट सकते हैं आपके, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर आपके पास A पॉजिटिव है यानी स्मॉल साइज में, B नेगेटिव है यानी कि नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स का आ जाना शेल के अंदर, यानी साइज का लार्ज हो जाना। जितना बड़ा साइज होता जाएगा, अब मुझे एक बात बताओ, जितना बड़ा साइज हो रहा है नेगेटिव मतलब एनायन, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही इस जो पॉजिटिव यानी न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर कम हो जाएगा, कम आराम से नहीं पकड़ पाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होता है ना, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं अब बढ़ गए हैं लेकिन प्रोटॉन का नंबर तो उतना ही है, इलेक्ट्रॉन्स अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचना पड़ेगा उतने ही प्रोटॉन्स को। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो आपके पास B नेगेटिव है उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर कम हो जाती है एज कंपेयर टू A पॉजिटिव यानी जो कैटायन है, ठीक है। आई थिंक इतना आपको पता होगा केमिस्ट्री में। तो हमें तो सिंपल आपके आगे पढ़ना इससे क्या होता है। अब मुझे पता है कैटायन का स्मॉलर साइज होता है, एनायन का लार्जर साइज होता है, ठीक, इतना फाइन समझ में आता है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब मेरे पास कैटायन है,
कैटायन स्मॉल साइज में, ठीक है, तो वो अच्छे से अट्रैक्ट कर पा रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वीकली हेल्ड हैं, वीकली हेल्ड किससे, इस चार्ज से, न्यूक्लियर चार्ज से, लेकिन ये वाला क्या है इलेक्ट्रॉन, स्ट्रांगली हेल्ड। इतना समझ आया क्यों है स्ट्रांगली हेल्ड, इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ही कैटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली इससे अट्रैक्ट होंगे। अब हम बात नहीं कर रहे एटॉमिक नंबर की, सिंपल हम डेफिनेशन के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, ये वीकली हेल्ड होंगे। मुझे एक बात बताओ, जो यहाँ पर जितने भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये वाला जो पॉजिटिव उनको इजिली अट्रैक्ट करेगा अपने टुवर्ड्स। देखो यहाँ पर जो आपके पास ये जितना ज्यादा पॉजिटिव, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर न्यूक्लियस का चार्ज, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट उनको अपनी तरफ क्या करना स्टार्ट कर देगा, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, वीकली हेल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द एनायन इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द कैटायन, ठीक है, ये डेफिनेशन समझ में आई। तो इसका मतलब क्या है, जो मेरे पास पहले ऐसे शेप थी, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ये थे आयनिक में, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव एनायन की थी वो सिर्फ बी पर ही थी, और जो ए पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो ए पॉजिटिव पर ही है, तो प्योरली आयनिक, 100% आयनिक है, तो वहां पर हम कोवेलेंट कंपाउंड की बात ही नहीं करते। लेकिन जैसे ही यहां पर क्या हुआ, अभी हम कंपैरिजन करेंगे तब की बात है, ठीक है, किसमें ज्यादा कोवेलेंट कंट्रोल होता है, किसमें कम होता है। जितना ज्यादा मेरे पास अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने ज्यादा मतलब जितना बड़ा साइज होगा आयन का, उतना ही स्ट्रांगली पॉजिटिव वाला उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, पोलराइजेशन क्रिएट हो रही है, मतलब एक डायरेक्शन में ये अपने टुवर्ड्स क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसी का मतलब पोलराइज करना बोलते हैं। मतलब जैसा बोलते हैं ना पोलराइज्ड लाइट, मतलब एक ही डायरेक्शन में वेव का ऑसिलेट करना, तो इसी को हम बोलते हैं कि एक डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव आयन के टुवर्ड्स ही सारा का सारा क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब इसका अब डेफिनेशन क्या निकल के आती है, अभी कुछ इस तरीके से ना रहकर कैसे हो जाएगा, दिस इज योर ए पॉजिटिव, ठीक है, और ये वाला ऐसे था जो स्फेरिकल, वो कुछ इस तरीके से डिस्टॉर्शन क्रिएट होने लग जाएगी। वो क्यों हुआ, क्योंकि ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के टुवर्ड्स अट्रैक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। मतलब जो पहले इसकी शेप थी एक, अब वो उससे क्या हो गई, डिस्टोर्ट हो गई, मतलब खराब हो गई एक तरीके से। तो मतलब क्या है, द डिस्टोर्शन इन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात की है, हमने यहाँ न्यूक्लियस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एनायन की, ठीक है। एनायन के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स थे वो किसके टुवर्ड्स जा रहे हैं, थोड़ा सा खिसक रहे हैं ए पॉजिटिव आयन के न्यूक्लियस के टुवर्ड्स, क्योंकि अट्रैक्शन पावर लग रही है, ठीक है, नियर बाय ऐसे नहीं, किसी से भी नियर बाय जो इनका बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। द डिस्टोर्शन इन द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नियर बाय कैटायन, मतलब जो पास में कैटायन है, जिसके बीच में पहले आयनिक बॉन्ड बन रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन प्रोसेस, इसके अंदर क्या हुआ, शेप जो हो गई एनायन की वो डिस्टॉर्ट हो गई, पहले जैसे स्फेरिकल ना रहकर खराब हो गई। क्यों हो गई, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द ए पॉजिटिव, मतलब न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा इसके वीकली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से शेप खराब हो रही है। अब मुझे एक बात बताओ, जो पहले बिल्कुल स्फेरिकल थे, यानी कि जिनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद के ऊपर थी, मतलब बी नेगेटिव वाला अपने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा था, ए पॉजिटिव वाला अपने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा था, अब क्या होगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको कौन अट्रैक्ट करने लगा, ए पॉजिटिव, यानी दोनों के बीच में क्या हो गया, थोड़ी बहुत शेयरिंग होनी, कंप्लीट नहीं कह रही मैं, शेयरिंग, ये तो कंप्लीट होता है कोवेलेंट कैरेक्टर जहां पर बीच में लाया करती है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, थोड़ा बहुत हल्का सा क्या हो गया, शिफ्टिंग हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की एनायन की टुवर्ड्स ए पॉजिटिव कैटायन, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन प्रोसेस। अब इसमें बताओ मुझे, कोवेलेंट कैरेक्टर तो आ गया थोड़ा बहुत जो आयनिक था प्योरली, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बहुत ए पॉजिटिव की तरफ भी खिसक गई, मतलब पूरी कंप्लीटली बी नेगेटिव के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है जो पहले थी, ठीक है। तो इसी यही रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स, तो इसलिए फैजाज रूल ने यही बताया था, ठीक है। टर्म आती है पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ टर्म्स को जिनका मतलब समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हो। कई बार बच्चे सिर्फ डेफिनेशन ऐसे रट लेते हैं, फिर क्वेश्चंस
पता नहीं कहाँ जाते होंगे, है ना। तो पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आप प्रोसीड करते हो क्वेश्चंस पे, क्योंकि थ्योरी को समझना इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट बहुत अच्छे से कर पाते हो, ठीक है। तो देखो, जो आपके पास डेफिनेशन आती है सबका मीनिंग एक ही है, तो मैंने आपको समझा दिया। तो आप कैसे लिखोगे कि जो डिस्टोर्शन क्रिएट हुआ है एनायन में या फिर जनरेट हुआ है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नियर बाय कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। फाइन, तो ये डेफिनेशन होगी पोलराइजेशन की, और यही सबके डेफिनेशन आप लिखोगे क्या होता है फैजान रूल, तो यही बताओगे। अब इसी पोलराइजेशन प्रोसेस के अंदर आपके पास दो टर्म निकल कर आती हैं। कौन कौन सी होती है दो टर्म्स? एक होती है पोलराइजिंग पावर, एक होती है पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। दोनों ही किससे रिलेट करते हैं पहले तो मैं वो बता देती हूँ, उसके बाद हम डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, जो पोलराइजिंग पावर होती है वो कैटायन के लिए वर्क करती है। दिस इज योर पोलराइजिंग पावर। ये जो होती है आपकी, वो आपकी कैटायन के लिए वर्क करती है, ठीक है। और जो आपकी होती है पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी आपकी एनायन के लिए वर्क करती है, ठीक है। तो मैं यहाँ ऐसे लिख देती हूँ, दिस इज फॉर ए पॉजिटिव, दिस इज फॉर बी नेगेटिव। आप कोई भी एग्जांपल के थ्रू समझा सकते हो, ठीक है। मेंशन इसलिए नहीं किया मैंने ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसमें कितना परसेंटेज, क्यों हम निकालते हैं परसेंटेज आयनिक करेक्टर या फिर परसेंटेज कोवलेंट करेक्टर कंपाउंड्स के अंदर। अगर मैं आपको लेकर भी दे दूं एग्जांपल, तो मैं ये नहीं बताऊंगी उस टाइम पे कि कितना उसका उन दोनों के बीच में डिफरेंस है, डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा जो आप साई से रिप्रेजेंट करते हो, फाइन। तो वो तो हम निकालते हैं, परसेंटेज आयनिक करेक्टर पता चलता है उसके बाद की बात है वो तो, इसलिए मैंने सिंपली यहाँ पे एक जनरल फॉर्म ले लिया, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। आप बी पॉजिटिव ए नेगेटिव भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको मेंशन करना होगा कैटायन कौन सा है, एनायन कौन सा है। तो यहाँ देखो, ये दो टर्म्स निकल के आते हैं, इनको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है बच्चों को। पोलराइजिंग पावर जो होती है, मतलब पोलराइज करने की पावर, वो किसकी है वो यहाँ देखो। डेफिनेशन बाद में समझने की कोशिश करा करो। पोलराइजिंग पावर, पावर मतलब होता है शक्ति, किसी चीज की शक्ति है पोलराइज करने की। अब पोलराइजेशन प्रोसेस के अंदर मुझे ये बताओ, कौन ज्यादा पोलराइज कर रहा है किसी को, मतलब कौन किसी के शेप को खराब कर रहा है? यहाँ पर कैटायन। कैटायन के पास ऐसी शक्ति है उसके न्यूक्लियस के पास कि वो अट्रैक्ट कर रहा है इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को। तो मैं ये कह सकती हूँ कि पोलराइजिंग पावर कैटायन के बेस पर वर्क करती है, ठीक है। दूसरी आपकी पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी मतलब पोलराइज होने की क्षमता किसकी है? एनायन की, ठीक है। मतलब ये अपनी शेप को खराब कर रहा है, किस वजह से खराब कर रहा है? इसकी पोलराइजिंग पावर की वजह से। मतलब पोलराइजेबिलिटी मतलब पोलराइज होने की क्षमता किसमें है? बी नेगेटिव में। जो पोलराइज हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? ए पॉजिटिव की पोलराइजिंग पावर की वजह से हो रहा है, फाइन। तो इसको हम सिंपली शॉर्टकट में P.P लिख लेना, ताकि हम इसको जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन को बताऊं तो आपको फैक्टर्स में समझ में आए, ठीक है। अब पोलराइजिंग पावर की डेफिनेशन लिख लो, P.P यानी पोलराइजिंग पावर मतलब टेंडेंसी ऑफ द कैटायन। अब ये हमारी केमिस्ट्री लैंग्वेज होगी, सिंपल भाषा में पहले समझा करो, फिर देखा करो कि किस तरीके से लैंग्वेज हम लिखते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री में आप अगर आप 12th के बच्चों 11th के बच्चों, तो वहां पर आपको रिटन में लिखना होता है। तो रिटन में लिखने के थोड़ा सा एक अच्छा सा इफेक्टिव पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। देखो वहां पर टेंडेंसी ऑफ द कैटायन टू पोलराइज द एनायन, मतलब किसकी टेंडेंसी है? टेंडेंसी किसकी है? एक कैटायन के, किसको पोलराइज करने की? एनायन को। तो पावर होगी उसके पास वो उतनी, टेंडेंसी ऑफ द कैटायन टू पोलराइज, या फिर आप बोल सकते हो पोलराइज, या फिर आप डिस्टोर्ट बोल सकते हो। डिस्टोर्ट मतलब उसके शेप को खराब कौन कर रहा है? एक कैटायन कर रहा है, ठीक है। पोलराइज, टेंडेंसी ऑफ द कैटायन टू पोलराइज या फिर डिस्टोर्ट द एनायन, ठीक है। इस तरीके से डेफिनेशन सिंपल लिख सकते हो पोलराइजिंग पावर की। अब नेक्स्ट आते हैं, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पोलराइज किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, फिर पोलराइजेबिलिटी को भी देख लेंगे, ठीक है, उसके डेफिनेशन के साथ। पोलराइजिंग पावर मैंने देख लिया। अब मुझे एक बात बताओ, जितना छोटा कैटायन होगा, मतलब जितना ज्यादा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा कैटायन के ऊपर, उतना ही वो स्मॉल साइज होगा। इतना क्लियर है? जितना छोटा होगा मतलब उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी और उतना ही वो शॉर्ट होगा साइज में।
जितना स्मॉल साइज होगा एक कैटायन का उतनी ही उसकी पावर बढ़ेगी, क्योंकि उसके न्यूक्लियस की पावर बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसका प्रोटॉन नंबर तो उतना ही है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे तो प्रोटॉन का नंबर आपका ज्यादा हो गया, इसका मतलब है तो उतना ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से प्रोटॉन तो की शक्ति क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, न्यूक्लियस की पावर इंक्रीज होती जा रही है टू अट्रैक्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एनायन, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जो पोलराइजिंग पावर होती है वो किस, अगर पोलराइजिंग पावर डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन है उसके साथ, मतलब अगर कोई चीज बढ़ी तो तभी पोलराइजिंग पावर भी बढ़ जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन का, सिर्फ हम कैटायन की बात कर रहे हैं क्योंकि पोलराइजिंग पावर जो आती है ना, पोलराइजिंग पावर जो है वो कैटायन के लिए रिप्रेजेंट होती है। कैटायन के लिए हम क्या पढ़ते हैं, जितना चार्ज होगा कैटायन पे, मतलब जितना ज्यादा A पॉजिटिव, A2 पॉजिटिव, A3 पॉजिटिव। तो मुझे एक बात बताओ, जितना ज्यादा चार्ज यानी A3 पॉजिटिव की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी A पॉजिटिव से, यानी जितना ज्यादा चार्ज होगा अगर ये चीज बढ़ेगी तो ऑब्वियसली ये चीज भी बढ़ेगी, यानी डायरेक्ट रिलेशन रखती है। तो चार्ज जितना ज्यादा कैटायन पे, जैसे कि मैं बोलूं A2 पॉजिटिव है तो उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू A पॉजिटिव, क्योंकि जितना छोटा साइज या फिर जितना ज्यादा चार्ज उतना छोटा साइज, है ना, सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ये स्मॉल साइज होता जाएगा और उतनी ज्यादा न्यूक्लियस की टेंडेंसी होगी अट्रैक्ट करने की एनायन को, ठीक है। अगर किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आती है कि A पॉजिटिव का साइज स्मॉल क्यों है, B नेगेटिव है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 9th का कंसेप्ट है बिल्कुल ये, 9th और 10th का। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन मिल सकते हो, मैं आपके उसके ऊपर भी एक आपकी वीडियो बना दूंगी जिससे आपको क्लियरिटी बन जाएगी, ठीक है। पर यहाँ हम इसलिए डिस्कस, क्योंकि चैप्टर हमारे पास ऑलरेडी ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, तो ये चीजें डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा आपका, ठीक है। और डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ, पोलराइजिंग पावर, चार्ज जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर एक कैटायन की। और साइज से कैसे रिलेशन होगा, साइज जितना छोटा साइज कैटायन का, मतलब मैंने बोल दिया एक छोटा साइज है एक बड़ा साइज है कैटायन का, ये A पॉजिटिव है आपके पास एंड दिस इज योर A2 पॉजिटिव। तो मुझे ये बताओ A2 पॉजिटिव जो होगा, साइज छोटा चार्ज ज्यादा, अब वैसे भी तो चार्ज के बिना भी तो साइज छोटा बड़ा होता है ना, जैसे मैं बोल दूं लिथियम पॉजिटिव सोडियम पॉजिटिव, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, एक है मेरे पास लिथियम पॉजिटिव, एक है मेरे पास सोडियम पॉजिटिव। आपको पता है टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप क्या करता है, लिथियम के बाद सोडियम आता है, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं आपके। तो यानी कि साइज किसका बड़ा है, साइज की बात करूं सोडियम का बड़ा है साइज। अब जितना ज्यादा साइज, चार्ज तो सेम हो गया यहाँ पे, तो चार्ज के बेसिस पे नहीं समझा सकता आप इस चीज को, लेकिन साइज जितना छोटा, मतलब लिथियम का साइज छोटा है तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, ठीक है। तो जितना छोटा साइज, इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्स मतलब डायरेक्ट नहीं, इनवर्स उल्टा, मतलब कोई चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घटेगी, ठीक है, इनवर्स रिलेशन। तो जितना ज्यादा साइज उतनी ही कम पोलराइजिंग पावर, ठीक है। तो जितना छोटा साइज है, लिथियम छोटा साइज है तो उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सोडियम पॉजिटिव। जहां चार्ज का फैक्टर ना लगे वहां आपको साइज का फैक्टर यूज करना है, ठीक है, दोनों है तो ठीक है। अब देखो ये आपके पास हो गई सिर्फ पोलराइजिंग पावर की बात, जो हम कैटायन के लिए यूज करते हैं स्पेसिफिकली। नेक्स्ट आपके पास पोलराइजिबिलिटी। अब पोलराइजिबिलिटी को, अब देखो यहाँ पर एक चीज और समझ लेना, अगर पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है ना तो ये रिलेशन डिग्री ऑफ पोलराइजेशन लिखो यहाँ पर, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। डिग्री ऑफ पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, उतना ही ज्यादा डिस्टोर्शन क्रिएट होगा, मतलब जितना ज्यादा पोलराइजेशन क्रिएट उतना ही ज्यादा एनायन की शेप में डिस्टोर्शन क्रिएट, जितना ज्यादा डिस्टोर्शन क्रिएट उतना ही ज्यादा पोलराइजिंग पावर, क्योंकि पोलराइजिंग पावर से ही क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर रहा है, उतनी शेप में डिस्टोर्शन क्रिएट हो रही है, मतलब उतनी ही ज्यादा एक्सटेंट तक पोलराइजेशन क्रिएट हो रहा है, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। फाइन, नेक्स्ट है मेरे पास, ये हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे पोलराइजेबिलिटी को। फाइन, पोलराइजेबिलिटी क्या होता है, मतलब एक ये हम बात करते हैं एनायन के केस में, ठीक है, दोनों को जोड़ मत देना। पोलराइजेबिलिटी मतलब मेरी पोलराइज होने की टेंडेंसी, मतलब मैं एक डायरेक्शन में किसी के टूवर्ड्स क्या कर रही हूँ, पोलराइज कर रही हूँ अपने आप को। मतलब क्या हो रहा है,
मतलब टेंडेंसी ऑफ एन एनायन टू गेट पोलराइज, या फिर आप ये ले सकते हो द एक्सटेंट टू विच एन एनायन इज पोलराइज्ड। ठीक है, मतलब जितने एक्सटेंट तक, कितने डिग्री तक एक एनायन पोलराइज हो सकता है टुवर्ड्स कैटायन। ठीक है, तो लिखो द एक्सटेंट, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो सिंपल शब्दों में द टेंडेंसी ऑफ द एनायन टू गेट पोलराइज, वो भी आपका सही है। ठीक है, द एक्सटेंट टू विच एन एनायन इज पोलराइज्ड। पोलराइज्ड का मतलब ही क्या है, डिस्टोर्शन क्रिएट हो जाना शेप में, डिस्टॉर्टेड। ठीक है, कैसे बोल सकते हो, फिर डेफिनेशन वही होनी चाहिए जो आप लिख रहे हो, एक तरीके से करेक्ट, मतलब समझ में आना चाहिए। तो ये एनायन के केस में। अब मुझे एक बात करते हैं। अब जो पोलराइजेबिलिटी होती है, दिस इज योर पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, वो डायरेक्टली रिलेशन किसके साथ रखेगी। अब मुझे एक बात बताओ, जितना बड़ा साइज होगा एनायन का, जैसे मैंने बोल दिया बी नेगेटिव, B2 नेगेटिव, B3 नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स का होल्ड होगा, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज का होल्ड होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर, वो कम होता जाएगा, क्योंकि आपको पता है Z इफेक्टिव कम हो जाएगा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स आपके बढ़ेंगे, है ना। तो यानी कि अगर मैं बोलूं साइज ऑफ एनायन, जितना बड़ा साइज होगा, या फिर आप बोल सकते हो जितना ज्यादा चार्ज होगा एनायन, जो कंफ्यूज नहीं होना है, कैटायन में चार्ज का ज्यादा होने का मतलब था ये वाला, मतलब पॉजिटिव बढ़ रहा है, मतलब जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन, जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट को, इसका मतलब ये होता है। लेकिन यहाँ चार्ज ऑन एनायन का मतलब क्या, जैसे मैंने बोल दिया B2 नेगेटिव, B नेगेटिव, B3 नेगेटिव। मुझे एक बात बताओ, जितना बड़ा नेगेटिव होगा, जितना ज्यादा साइज हो, मतलब जितना बड़ा नेगेटिव, मतलब जितना ज्यादा चार्ज आ रहा है, B3 नेगेटिव, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं लेकिन प्रोटॉन उतना ही है। तो यानी कि जो न्यूक्लियस का होल्ड होगा, जो प्रोटॉन नंबर होगा आपका, वो न्यूक्लियस ही होता है, न्यूक्लियस पे चार्ज होगा वो प्रोटॉन नंबर के बराबर होता है। तो जितना ज्यादा आपके पास न्यूक्लियस का होल्ड होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर, वो कम होता जाएगा जैसे जैसे ये नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन तो उतने ही है। तो यानी कि जो होल्ड होगा इस न्यूक्लियस का टुवर्ड्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और कम होते ही ये वाला इसको चांस मिल जाएगा ज्यादा अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करने का। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं बोलूं एनायन पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही बड़ा, एक तरीके से कह सकते हो साइज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, साइज जितना ज्यादा, मैंने बोल दिया जैसे कि मेरे पास है, एक है F नेगेटिव, एक है Cl नेगेटिव, हेलोजेंस का केस ले लेते हैं। अब मुझे पता है टॉप टू बॉटम साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। साइज जितना ज्यादा होगा एनायन का, अब मुझे बताओ पोलराइजेबिलिटी, उसकी पोलराइज होने की टेंडेंसी टुवर्ड्स कैटायन इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि साइज बड़ा है। क्लोरीन का साइज मान लेते इतना है और फ्लोरीन का साइज इतना है, तो ये वाला डिस्टोर्शन ज्यादा, क्योंकि इसका होल्ड जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर, जो न्यूक्लियस का होल्ड है वो कम हो जाएगा साइज बढ़ते ही। ठीक है, तो यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ साइज जितना ज्यादा होगा एनायन का, साइज की बात हो रही है, यहाँ पर चार्ज की बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव दोनों के पास -1 चार्ज है। ठीक है, लेकिन वही मैं बोलूं जैसे कि मेरे पास है O2 नेगेटिव, ठीक है, बात करूं, ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया PO4 3 नेगेटिव है और Cl नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली 3 नेगेटिव वाला, यहाँ पे तो एटम्स ही बढ़ गए, चलो वो तो बाद की बात है, लेकिन यहाँ पर चार्ज इसका ज्यादा है ना, उसमें पोलराइजेशन ज्यादा क्रिएट होगी। तो हमेशा चार्ज वाले को ही आपको क्या देना, प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज, मतलब वहां पर क्या है, साइज, अगर कहीं पर साइज आपका सेम आता तो आप चार्ज से करोगे, चार्ज मतलब कई बार दोनों चीजें भी फेवर करती हैं पोलराइजेबिलिटी को। ठीक है, तो इस तरीके से पैरेलल चलना है, जब भी पोलराइजेबिलिटी की बात है तो एनायन के लिए बात करना है, पोलराइजिंग पावर और कैटायन के लिए बात करनी है। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो अफेक्ट होती हैं पोलराइजिंग पावर से, वो देख लेते हैं। देखो 1 बाय 1, क्योंकि हमारे पास सेशन थोड़ा सा बड़ा होगा तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो आपका 2 आपके जो भी है 2 वीडियोस बनेंगे इसके ऊपर, दोनों ही आपको देखने, वहां पर थर्मल स्टेबिलिटी तक मैं इसको करवाऊंगी आपका। ठीक है, पोलराइजेशन से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी अफेक्ट होती हैं। ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट हेडिंग, क्योंकि क्वेश्चंस हम फाइनली लास्ट में करेंगे, जो भी हम इसको पूरे एक बार पैटर्न को समझते थे, क्या क्या आता है फैजान रूल के अंदर, कैसे कैसे प्रॉपर्टीज अफेक्ट हो रही हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज अफेक्टेड बाय
पोलराइजेशन, मतलब जो फैजान रूल का आप पढ़ रहे हो उसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अफेक्ट हो रही हैं। सबसे पहले तो आप ये बोलोगे पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा बढ़ रहा है जितना पोलराइजेशन क्रिएट हो रही है किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर। ठीक है, सबसे पहली तो डेफिनेशन यही होगी कि कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स increases। सबसे पहले तो कोवेलेंट कैरेक्टर ही आयनिक कंपाउंड्स के अंदर इंक्रीज करता है। उसके बाद आपकी सेकंड, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको दो बेसिस पे समझाना है, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी के बेसिस पर, जो अभी तक हम कर चुके हैं सारा। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो कि जो आयनिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो गया, ऐसे बोलो, या फिर क्या बोलोगे आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है तो आयनिक कैरेक्टर ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, पोलराइजेशन की वजह से, ठीक है, आयनिक कैरेक्टर तो मैंने बता दिया कि आपके पास क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, लैटिस एनर्जी डिक्रीज करे, क्योंकि हम जब आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो वहीं पर हम लैटिस एनर्जी कंसेप्ट भी लेकर आते हैं, क्योंकि पैरेलल में चलते हैं दोनों। जो आयनिक कंपाउंड ज्यादा आयनिक कैरेक्टर रखे कोई भी कंपाउंड, उतना ही ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी की बात होगी वहां पर। ठीक है ना, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे कि लैटिस एनर्जी, जो लैटिस एनर्जी होगी वो भी क्या करेगी, डिक्रीज। क्योंकि जो मेरे पास, क्योंकि हमने वहां पढ़ा था कि जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना ही ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी, उतना ही ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। तो आपके पास जो आयनिक कैरेक्टर होता है ना, आईसी मींस जो आयनिक कैरेक्टर होता है आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैटिस एनर्जी के। मतलब जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना ही वो कंपाउंड आयनिक होगा। ठीक है, क्योंकि आयनिक में पॉजिटिव नेगेटिव जो में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है वही लैटिस एनर्जी होती है आपकी। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव में होगा इंडिविजुअली, उतना ही ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी आपकी। ठीक है, तो वहां हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं जब हमने आयनिक कंपाउंड्स का पढ़ा था, इसलिए पहले आपको वो लेक्चर देखना होगा तभी आपको ये चीज समझ में आएगी कि किस तरीके से डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं। सिंपल। और थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे दिया कि किस तरीके से होता है। अब सिंपल सी चीज है, मुझे ये पता है कि आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड से ज्यादा होता है। नेचुरली पता है ये चीज हमें। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड होता है एज कम्पेयर टू कोवेलेंट कैरेक्टर की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है स्ट्रॉन्ग होती है आयनिक कंपाउंड्स की एज कम्पेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड्स। फाइन, तो वहां पर क्या होगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होता है। तो ये तीनों रिलेशन साथ में हैं, यानी अगर आपका आयनिक कंपाउंड कैरेक्टर डिक्रीज होगा, लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। तो जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आता जाएगा किसी कंपाउंड के अंदर, तो उतना ही मेल्टिंग पॉइंट भी रिड्यूस होगा। तो सारे डायरेक्ट रिलेशन में, इसलिए बोलते हैं केमिस्ट्री में सारी चीजें इंटरलिंक होती है। वैसे तो फिजिक्स में भी ऐसा ही है, इंटरलिंक होता है सारे चैप्टर्स। ये नहीं है सबसे पहले जैसे आप पढ़ते हो लॉज ऑफ मोशन, पहले आप मोशन को पढ़ते हो, फिर आप लॉज ऑफ मोशन को पढ़ते हो, उसके बाद आप ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ते हो, उसके बाद आप फाइनली वर्क एनर्जी और पावर पर जाते हो। तो ऐसा तो नहीं कोई बीच का चैप्टर उठा लेते हो आप, है ना। तो सिमिलरली ऐसी केमिस्ट्री में है, केमिकल बॉन्डिंग तो बिल्कुल बेस है, तो उससे पहले आपको पीरियोडिसिटी पता होना चाहिए। तो इसी तरीके से ये लिंक है सारी चीजें। तो एटलीस्ट आपको अगर आयनिक का कैरेक्टर आपने पढ़ा हुआ है कंपाउंड्स के बारे में, तो आपको लैटिस एनर्जी के बारे में भी पता होगा, तो आपको मेल्टिंग पॉइंट के बारे में भी पता होगा। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक है। ठीक है, तो सारी जो प्रॉपर्टीज अफेक्ट कौन कौन सी हुई, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो गया, लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, और साथ साथ में मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो गया। तो लिखो मेल्टिंग पॉइंट। तो यहीं से आपकी प्रॉपर्टीज पता चल जाती है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे, ठीक है, ये वाला मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज। नेक्स्ट आपके पास, अब देखो, अब आपको एक बात पता होगी आई थिंक, कि जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, जो कोवेलेंट ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, और जो आपके पास बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं वो आयनिक होते हैं नेचर में। ठीक है, जो आपके पास आयनिक ऑक्साइड्स होते हैं ना, जैसे कि अगर मैं बोलूं जो आयनिक ऑक्साइड्स होते हैं, ये पता होगा आई थिंक, नहीं तो मैं आपको बता भी देती हूँ, बेसिक होते हैं नेचर में, बेसिक नेचर होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मुझे पता है कि जो आपके पास
सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है, दिस इज योर, ये क्या आपके पास सोडियम, क्योंकि आयनिक ऑक्साइड्स है, आयनिक है, जो आपके पास ज्यादातर ये एस, जो आयनिक करेक्टर है ना आपका, सबसे ज्यादा आपका एस ब्लॉक का होता है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का, ठीक है, फिर डी ब्लॉक का, और पी ब्लॉक आपका मोस्टली कोवेलेंट करेक्टर ही शो करता है। तो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आपका कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज करता है, आयनिक करेक्टर डिक्रीज करता है, ठीक है। तो वो छोटी छोटी बातें हैं जो आप शायद पीरियोडिसिटी में पढ़ चुके होंगे। फिर ये बता देती हूँ, अगर आप इसको वाटर में डिजोल्व करते हो आयनिक ऑक्साइड को, तो वहां से क्या बनता है आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपके पास ये एक बेस होता है। बेस क्यों होता है, ये हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करता है, जो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है। देखिए लंबा लेक्चर हो सकता है, बट एटलीस्ट एक क्लियरिटी बननी चाहिए, मैं फटाफट आपको बता दूं डेफिनेशन, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो एटलीस्ट एक चीज क्लियर होनी चाहिए। या फिर अगर मैं बोल दूं, जैसे कि आपने बोल दिया क्योंकि आप इसको बोलते हो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है, और वही आयनिक ऑक्साइड्स होते हैं। अब जैसा कि मैं बोल दूं कोवेलेंट ऑक्साइड्स, कोवेलेंट ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। जैसे कि मैं बात करूं, सी जो है कार्बन पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, तो इसका ऑक्साइड जो है नॉन मेटल का ऑक्साइड, तो ऑब्वियसली ये तो कोवेलेंट ही होगा। तो यहाँ पर अगर इसको वाटर में तो H2C होती है, यानी कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड क्या होता है, एसिडिक होता है नेचर में। तो यानी कि यहाँ से समझ सकते हो, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल्स ज्यादातर आयनिक कंपाउंड से शो करते हैं, और नॉन मेटल जो कोवेलेंट बनाते हैं नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ये नॉन मेटल है ना कार्बन, और मेटल है सोडियम, तो सोडियम जो मेटल है वो आयनिक ऑक्साइड्स के फॉर्म में आता है, और जो कार्बन है, जो मेटल है सोडियम, सोडियम का ऑक्साइड क्या होगा, आयनिक होगा। जो आयनिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व करने के बाद बेस देते हैं हमको। और कोवेलेंट ऑक्साइड, कोवेलेंट का मतलब क्या है, जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स, क्योंकि आपने ज्यादातर पढ़ा है ना लिंकिंग में, कार्बन के लिंकिंग में कोवेलेंट, जैसे CH4 का कोवेलेंट कंपाउंड्स बनता है उसी तरीके से, और ये वाले होते हैं मेटल्स में। तो ये एक मेटल है एंड दिस इज अ नॉन मेटल। तो इतना आई थिंक समझ में आता है आपको, ठीक है। तो ये बताना है। अब मुझे एक बात बताओ, जितना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि कोवेलेंट ऑक्साइड्स मतलब कोवेलेंट करेक्टर बढ़ रहा है, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, मेरे पास एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है उन ऑक्साइड्स की, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस मैं इंक्रीजेस को ना सीधा डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, आप समझ जाना उस चीज को, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया फोर्थ पॉइंट ये आपका, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बोला है, अभी मैं समझा दे रही तो सिंपल आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि 10th का कॉन्सेप्ट है, जब आप प्रॉपर्टीज पढ़ते हो एसिड और बेसिन एंड सॉल्ट्स के अंदर, ठीक है, वहां पर आता है ये कंसेप्ट, वहां देख भी सकते हो आप। एसिड बेसिन एंड सॉल्ट्स के अंदर जब प्रॉपर्टीज को स्टडी करोगे वहां पढ़ते हो इस चीज को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर कोवेलेंट करेक्टर बढ़ रहा है तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो मैंने यही लिखा है कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है ऑक्साइड्स की, जैसे जैसे आपकी पोलराइजेशन प्रॉपर्टी बढ़ती है, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ रहा है वहां पर, फाइन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द एक्वस सॉल्यूशन डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे भी हम किसी भी चीज को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है, तो वो ब्रेक होनी चाहिए, क्योंकि हम बोलते हैं लाइक डिजोल्व्स लाइक। पहली बात वहां पर ये चीज आती है, क्योंकि एक्वस मीडियम, जैसे अगर मैंने बोल दिया वाटर है, पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर सॉल्वेंट में पोलर ही सॉल्यूट डिजोल्व होगा, यानी आयनिक कंपाउंड्स मेरे को पता है पोलर होते हैं, जैसे NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो पोलर पोलर में ही डिजोल्व होगा। तो इसका मतलब जैसे हम उसको पानी मिलाएंगे तो डिसोशिएट हो जाएगा एक्वस मीडियम के अंदर, है ना, हमने प्रॉपर्टी स्टडी की थी। अब अगर मैं कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में बात करूं, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में मुझे पता है कि वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व होते हैं एज कम्पेयर टू पोलर, क्योंकि नेचर क्या है उनका, पोलर तो है नहीं, है ना, शेयरिंग से बन रहा है, तो वो अलग तो हो नहीं सकते। अलग कौन होंगे, जो ऑब्वियसली पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, पर ये तो पॉजिटिव नेगेटिव में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो शेयरिंग हो जाएगी इनके बीच में, तो पॉजिटिव नेगेटिव उनमें कम हो जाएगा चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकती हूँ कि जो कोवेलेंट करेक्टर होगा, कोवेलेंट करेक्टर जो होगा अगर बढ़ रहा है, आपका पोलराइजेशन बढ़ेगी तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ रहा है, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी इन एक्वस मीडियम डिक्रीजेस। क्यों होगी, कोवेलेंट करेक्टर के अंदर क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं जो डिसोशिएट होंगे इन आयंस में। डिसोशिएट होने के लिए क्या होगा, अगर मैंने बोल दिया, जैसे मैंने आपको बोला वाटर है, ठीक है,
वाटर में जैसे मैंने बोल दिया कोई बेंजीन एक कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है, तो क्या वो डिसोशिएट होगा? कभी भी नहीं होगा। CCl4 है, डिसोशिएट होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं NaCl, यस, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्योंकि देखो ये भी होता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव। मैं आपको मैकेनिज्म पूरा समझा चुकी हूँ यानी कंपाउंड्स में किस तरीके से डिसोसिएशन होता है। लेकिन यहाँ पर जब ये ब्रेक ही नहीं होंगे, क्या ये ऐसे डिसोशिएट होता है? कभी भी नहीं होता, है ना। तो जो आपके पास कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, जैसे बेंजीन C6H6 होता है, तो जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो ब्रेक ही नहीं होंगे। ब्रेक होना जरूरी डिसॉल्व होने के लिए, है ना। तो वहां पर मुझे एक बात बताओ, जब डिसॉल्व ही नहीं होंगे, इसी फॉर्म में रहेंगे, तो एक बात बताओ, जब ये आयंस ही नहीं बना रहे, ये वाला तब क्या आयंस बना रहे? 2 आयन बना लिए इसने, तो यानी कि मूवमेंट तो होगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास जाएगा इलेक्ट्रोड के पास, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा। तो यानी कि वहां पर मूवमेंट हो रही, कंडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन यहाँ पर तो कोई कंडक्शन होगा नहीं, क्योंकि आयंस ही नहीं बन रहे हैं, ठीक है। जहाँ आयंस ही नहीं बन रहे वहां मूवमेंट ही नहीं होगी, ठीक है, सॉल्यूशन में। तो मैंने यहाँ मैं बोल सकती हूँ कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होगी, कंडक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशन डिक्रीज होगी एज द कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो आप लिख सकते हो फिफ्थ पॉइंट आपके पास क्या होगा, यही वाला, कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, ये समझा सकते हो ना आराम से कंडक्टिविटी, नहीं तो आप वीडियो देख लेना आयनिक कंपाउंड्स वाले, उसमें क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशन डिक्रीजेस। ये सब चीजें क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है आपका पोलराइजेशन की वजह से, उसकी वजह से सारी चीजें अफेक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो देखो ये चीजें तो ब्रेक नहीं हो रही, जो ब्रेक हो जाता है ना, पोलर डिसॉल्व्स पोलर, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो वाटर यानी एक्वस इज वर्ड यूज फॉर द वाटर, ठीक है, सॉल्वेंट के लिए। और ये सारे सॉल्यूट हैं, ये वाले आपके, ये सॉल्वेंट है। तो पॉजिटिव नेगेटिव जहां क्रिएट होगा वहीं पर मूवमेंट होती है, क्योंकि वहां पे आयंस में डिसोशिएट हो रहा है, वो आपका कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वो डिक्रीज होगी एज द कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, क्योंकि कोवलेंट कैरेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में डिसोशिएट ही नहीं होते। अगर यहाँ पर ये डिसोशिएट ही नहीं होंगे, तो अगर आप चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इलेक्ट्रोड भी लगा लोगे, तो भी वहां पर मूवमेंट फिजिबल नहीं होगी। अगर मूवमेंट नहीं होगी तो वहां कंडक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। बस है सॉल्युबिलिटी, ये भी कंसेप्ट इसी से आता है। सॉल्युबिलिटी क्या बताया था मैंने? पोलर डिसॉल्व्स पोलर, मतलब लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलर सॉल्वेंट के अंदर अगर कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो पोलर सॉल्वेंट में उसको डिसॉल्व होने की टेंडेंसी उतनी ही कम हो जाएगी। तो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। लेकिन अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करें, तो नॉन पोलर लाइक डिसॉल्व्स लाइक, नॉन पोलर में नॉन पोलर ही डिसॉल्व होते हैं, मतलब कोवलेंट कंपाउंड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो, बेंजीन ले लो, सॉल्वेंट के रूप में भी आपके काम करते हैं, ठीक है। तो इतना समझ आया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो कि सॉल्युबिलिटी, नेक्स्ट लिख सकते हो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स इन पोलर सॉल्वेंट डिक्रीजेस, डिक्रीज होगा, किसमें इंक्रीज होगा? एंड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, अगर पोलराइजेशन बढ़ रहा है, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व होने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा। नॉन पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीज। जैसे थोड़े बहुत क्वेश्चन, अभी एक चीज और बता देती हूँ, लास्ट आपके पास वो देख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसे क्वेश्चंस को ट्राई करने वाले हैं 1 बाय 1 किस तरीके से होते हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बट आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए क्या क्या प्रॉपर्टीज अफेक्ट हो रही हैं हमारी पोलराइजेशन प्रोसेस की वजह से, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम सारे के सारे क्वेश्चंस ले लेंगे और साथ में यही बताऊंगी कि किस तरीके से होता है वो, ठीक है। तो आई थिंक इतना मेटल आप नहीं स्टडी करते जब भी आप इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। हम सिंपली क्या पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उनके बेसिस पे हम इसको डिसाइड करने लग जाते हैं। बट ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जब हम इसको बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो, एक प्रॉपर्टी है जो आपके 6 नंबर पे आएगी, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी ये बोलती है, मुझे एक बात बताओ, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, सिंपल चीजें, आयनिक कंपाउंड्स हार्ड होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स सॉफ्ट होते हैं। मतलब अगर कोवलेंट कंपाउंड का नेचर, मतलब कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो सॉफ्टनेस इंक्रीज करती है। तो सिंपल है ये, तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं
और जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, मतलब सॉफ्टनेस उतनी ही ज्यादा हो जाएगी अगर जितना ज्यादा पोलराइजेशन क्रिएट होगा कंपाउंड में, आयनिक कंपाउंड में, ठीक है। तो उतनी ज्यादा सॉफ्टनेस इंक्रीज करती जाती है कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर। नेक्स्ट है आपके पास लास्ट, जो इसकी एक प्रॉपर्टी है वो लास्ट है बिल्कुल, वो क्या कहते हैं, ये ना जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें देखा गया हमें, जैसे मैंने बोल दिया HgCl2 HgI2, देखो कैटायन तो सेम है बिल्कुल, है ना, जो डिफरेंट होता है उसी को देखना है। एनायन देखो यहाँ पर क्या I नेगेटिव Cl नेगेटिव। अब मुझे एक बात बताओ, जितना ज्यादा साइज होता है एनायन का उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होती है, उतना ही ज्यादा डिग्री ऑफ पोलराइजेशन होता है, मतलब कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, अभी पढ़ा था हमने, ठीक है। तो जितना ज्यादा साइज होगा एनायन का उतनी ज्यादा क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर। तो मैं ये बोल सकती हूँ लेफ्ट टू राइट जो है आपका कोवलेंट कैरेक्टर आपका बढ़ता जा रहा है। अब जितना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा ना, तो मुझे एक बात बताओ, वहां पर ना देखा गया कि जो इंटेंसिटी होती है, अब जहाँ तक ये वाला जो होता है ना, या तो पेल येलो मिलेगा या फिर आप बोल सकते हो इसको कलरलेस। पेल येलो मतलब बहुत ही हल्का येलो कलर मिलेगा, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो पेल येलो। यहाँ से हमने ये देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से, इसका होता है रेड कलर, ये तो कई बार आता है क्वेश्चंस में HgI2 वाला, क्योंकि यहाँ पर जो ये HgI2 होता है ना, ये I2 वेपर्स को क्रिएट करता है, मतलब आयोडीन के जो वेपर्स होते हैं ना वायलेट होते हैं कलर में, तो वो यहाँ से क्रिएट होता है। ये कई बार क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, HgI2 I2 वेपर्स क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा ना, जितना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा ना, तो हमने देखा कि इंटेंसिटी जो भी ना कलर की वो बढ़ती जा रही है, इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीजेस। तो ये प्रॉपर्टी जरूर लिख लेना, जितना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा किसी भी आयनिक कंपाउंड में, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इंटेंसिटी जो है कलर की इंक्रीज करेगी। मतलब इंटेंसिटी मतलब वो कलर उतना ही ज़्यादा आपको ज़्यादा इंटेंस गाढ़ा शो होने लग जाएगा। जैसे देखो Cl है और AgI है, आपने देखा होगा जो AgCl है वो तो व्हाइट PPT के फॉर्म में होता है, देखा होगा ये, है ना। और यहाँ पर क्योंकि I नेगेटिव है, यहाँ पे Cl नेगेटिव है ना, Ag पॉजिटिव। अब यहाँ क्या होता है ना, कोवलेंट होते हैं। यहाँ पर ये देखो ये कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है इस तरफ, क्योंकि I नेगेटिव, जितना ज्यादा साइज होगा ना इनका कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। कोवलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी क्या हो जाएगी मेरी, कलर की इंक्रीज। तो मुझे ये पता है ये किस कलर का होता है, येलो। तो इंटेंसिटी बढ़ गई, कलरलेस से किस में हो गया, मतलब व्हाइट कलर से येलो कलर में बदल गया, मतलब कलर आपका क्या हो रहा है, आपको कलर शो हो रहा है, इंटेंस हो रहा है कलर शो, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ द कलर इंक्रीजेस। एक्चुअली क्यों होता है, क्योंकि कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ने से ना सॉफ्टनेस बढ़ जाती है, और सॉफ्टनेस बढ़ने से क्या होता है, एनर्जी लेवल से डिक्रीज हो जाते हैं। अब जितने ज्यादा, अब ऐसे इसका बताना नीचे पर इसका जो डिटेल है वो यही कहती है, थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर इंटेंस आपके पास कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है ना, तो जो आपके पास मान लेते हैं ये गैप है, दिस इज योर, ये आपके पास मान लेते हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल है, सेकेंड एनर्जी लेवल है। तो जैसे जैसे कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है ना, इन एनर्जी लेवल्स के बीच में गैप कम होने लग जाता है। अब मुझे बताओ, गैप जितना कम होगा ना उतनी ही थोड़ी सी लाइट में इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स वापस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर की, तो वहीं से तो कलर आपको शो होता है ना। तो जो आपके पास जितना ज्यादा कम एनर्जी, जितना कम एनर्जी गैप होगा ना, उतना ही थोड़ी सी एनर्जी हमें डालनी पड़ेगी, उतना ही ज्यादा हमें फटाफट से कलर शो होने लग जाता है विजिबल रीजन में। तो एनर्जी गैप जो होते हैं ना, एनर्जी लेवल्स का जो गैप है वो कम होने लग जाता है जितना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। उसकी वजह से आपको ये कलर शो होने लग जाते हैं, क्योंकि फटाफट